हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस। जैसा कि आपको पता ही है कि हम एक डेली करंट अफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम हमने डी कैप डेली करंट अफेयर प्रोग्राम रखा है, जिसमें हम आपको करंट अफेयर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, एमसीक्यूज जो टिपिकली करंट अफेयर बेस्ड होता है, यानी वो ऐसे इवेंट्स जो अभी रिसेंटली में हुए हो और वनडे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो। तो स्टार्टिंग में ही हम आपको डेली करंट अफेयर कराते हैं, फिर उसके बाद हम कुछ ऐसा टॉपिक, ऐसा कॉन्सेप्ट जो न्यूज में हो उसको एक डिटेल में बताते हैं कि वो आखिर वो कॉन्सेप्ट है क्या। उसके बाद फिर मैप, और मैप आपको पता ही है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी किसी भी आप एग्जाम को देखेंगे तो मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, कहीं आपको पूछ देगा कि ये स्ट्रेट्स कहाँ पे है, ये लोकेशन कहाँ है, इसकी बाउंड्रीज या इसके डायरेक्शंस पूछ देंगे कि नॉर्थ में कौन सी है, साउथ में कौन सा, किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ देंगे। तो इसी तरीके से हम आपको मैप जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी दोनों को ही हम पढ़ाते हैं। फिर लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस देते हैं ताकि आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर सके, इसी करंट अफेयर बेस्ड पे उसको जनरल अवेयरनेस के साथ लिंक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस प्रोग्राम को। तो फर्स्ट क्या है, डेली करंट अफेयर क्विज। इसमें हम आपको जो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं उसको एमसीक्यूज फॉर्म में दे दिया, और ऑब्वियसली आपके जो वन डी एग्जाम्स होते हैं उसमें एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं, और ये ध्यान के देखिएगा, ये जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस हैं वो रिसेंटली में हुए हुए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, हु ऑन द एसआरएफआई इंडियन ओपन 2025 पीएसए चैलेंजर वुमेन्स टाइटल इन इंदौर। यानी कि हाल ही में जो एसआरएफआई इंडियन ओपन 2025 का जो पीएसए चैलेंजर है, वह जो कि इंदौर में अभी हुआ है वुमेन्स टाइटल में, तो वो किसने जीता है वुमेन्स टाइटल। एसआरएफआई क्या है? स्क्वैश। स्क्वैश एक गेम है, जैसे टेनिस में होता है कि आप रैकेट से बॉल को हिट करते हैं तो सामने वाला भी एक ओपोनेंट होता है जो उसको आपके अगेंस्ट में हिट करता है। लेकिन स्क्वैश में क्या होता है कि आप एक दीवार को हिट करते हो, बॉल दीवार से टकरा के फिर आपके पास आती है और आपका अपोनेंट दूसरी तरफ होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अगर इसको स्क्वैश करूंगा बॉल को, मतलब ऐसे हिट करूंगा बॉल को दीवार पे, तो वो दीवार पे लग के हम मेरा अपोनेंट जो मेरे लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, वो उसके पास जाएगा, फिर वो उसको दीवार पे हिट करेगा, फिर मेरे पास आएगा। अगर वो मिस हो गया तो फिर उसको पॉइंट्स मिल जाएंगे। ऐसा ही होता है स्क्वैश। और ये सबसे फास्टेस्ट गेम है, यानी फास्टेस्ट गेम में कहे तो मतलब जो गेम कंटिन्यूअसली फ्रीक्वेंटली बहुत तेजी से चल रहा हो। जैसे बास्केटबॉल है, बहुत तेजी से चलता रहता है, बॉल इसके पास उसके पास गया। और टेनिस में भी है, बहुत फ्रीक्वेंट सेकंड्स में ये 10 मैच किया, वो उधर गया उधर गया। ऐसे स्क्वैश में बहुत फास्ट गेम है ये। इस तो ऐसा रफा का फॉर्म क्या है? स्क्वैश रैकेट, क्योंकि रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है इसमें फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी एसआरएफआई का अभी जो टाइटल हुआ था पीएसए चैलेंजर ओपन 25 का पीएसए चैलेंजर, उसमें किस महिला को वुमेन्स टाइटल का ऑनर दिया गया है? अभी हाल में हुआ है और ये इंदौर में हुआ है। तो डेली जनरल करंट अफेयर क्विज हम जब करवा रहे हैं तो सिर्फ आपको ये आंसर ही तो हो सकता है कि सेम क्वेश्चन भी आ जाए, आपके ऑप्शन भी सेम आ जाए, लेकिन ऐसा बहुत ही कोइंसिडेंटली बहुत कम ही होने के चांसेस है। लेकिन इस पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि यह एसआरएफ इंडियन वुमेन ओपन 2025 हुआ कहाँ था? तो इंदौर में हुआ था। एसआरएफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो इस बार जीता कौन है? तो चार ऑप्शन है आपके पास, जोशना चिनप्पा, हन्ना क्रेग, अनंत सिंह, अनहात सिंह और तिन्ने गिल्स। आप एक बार खुद से एक बार 1-2 सेकंड में इसको सोचिएगा इसका आंसर क्या है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर क्या है? अनहात सिंह। अनहात सिंह एक बहुत ही यंग एक प्लेयर है, वुमेन्स है, वो एक महिला है जिसने अभी जस्ट एसआरएफ इंडियन ओपन 25 पीएसए चैलेंजर में टाइटल लिया और किसे हराया है? जोशना चिनप्पा को। जोशना चिनप्पा को हरा के ही लिया है। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनहत सिंह। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री वॉन द 2025 वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप हेल्ड इन ढाका? अभी देखिए क्वेश्चन का कह रहा है कि 2025 का जो महिला कबड्डी वर्ल्ड कप है जो ढाका में हुआ, वो किसने, विच कंट्री वन, किसने जीता है? अब जैसे ही ये क्वेश्चन है किसने जीता है, तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको कोई एक आंसर देना है। लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन इस तरह से भी ना पूछ के कभी एग्जाम में कुछ इस तरह से पूछ दे कि ये हुआ कहाँ कहाँ है, कि अभी हाल ही में
कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ होस्ट किया गया है, तो इसका आंसर क्या है, ढाका। और किसने जीता है, तो आपके चार ऑप्शन है, ए ईरान, बी बांग्लादेश, सी ताइपे और डी इंडिया। तो इसका आंसर है डी इंडिया। यानी कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का जो कि ढाका में होस्ट किया गया था, तो उसका विनर कौन है, इंडियन टीम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन है कि विच कंट्री वन द डेविस कप 2025, यानी किस कंट्री ने डेविस कप 2025 का जीता है। अब पहला क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि डेविस कप जो हो कप एक जो पुरस्कार है आखिर किस खेल से रिलेटेड है, तो यह किससे है, टेनिस से। और किसने जीता है डेविस कप 2025, एक बार आप खुद से एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। पहला ऑप्शन है ए स्पेन, बी इटली, सी फ्रांस, डी यूएसए। तो इसका आंसर है इटली। इटली ने लगातार तीसरी बार यह टाइटल जीता है डेविस कप 2025 में, और इस बार हराया किसको है, स्पेन में। अब एक और क्वेश्चन है कि ये डेविस कप 2025 हुआ कहां पे थे, वो होस्टिंग कंट्री कौन सी है, तो इसका आंसर भी इटली ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर इज डॉक्टर Talimaran AO Junior Girls National Football Championship 2025-26 Tier 2 being held, यानी डॉक्टर तलीमरान ए जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 का टायर 2 कहां पे हेल्ड किया गया, मतलब कहां पे यह होस्ट किया गया है, किस जगह पे, चार स्टेट्स के नाम है उसमें से कहां ये होस्ट किया गया है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। तो एक बार वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर जानने से पहले एक बार ये जान ले हम कि आखिर ये डॉक्टर तलीमरेन है कौन, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर तलीमरान, जो आप कहते हैं कि इंडिया ने एक ही बार 1948 में ओलंपिक के फुटबॉल टीम में फुटबॉल टीम हमारी जो इंडिया की टीम है ओलंपिक में 1948 में पार्टिसिपेट किया था। तो उस टाइम पे 1948 में डॉक्टर तलीमरान ही एओ जो है उन्होंने इंडिया टीम को लीड किया था, कब, 1948 ओलंपिक में। और आप उस टाइम पे बहुत कहानी सुनते होंगे कि इंडिया टीम बेयर फुटेड, मतलब नंगे पांव के फुटबॉल खेलने गई थी, तो बहुत शर्मिंदगी हुई थी। तो डॉक्टर तलीमरान वही व्यक्ति हैं, और पेशे से वो डॉक्टर भी थे, फिजिशियन थे। तो वो डॉक्टर तलीमरान। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कहाँ हुआ है घोषित, ये किस स्टेट में हुआ है, तो इसका आंसर है नागालैंड में। नागालैंड में 2025-26 के टायर 2 का फुटबॉल चैंपियनशिप किसका, डॉक्टर तलीमान ए ओ जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप नागालैंड में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ नालसा, यानी किस व्यक्ति को नालसा नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विस एक्ट जो है उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन घोषित किया गया है। चार ऑप्शन है आपके पास, जस्टिस विक्रमनाथ, जितेंद्र कुमार, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस द्रौपदी मुर्मू। आप इसमें से चार में से एक बार क्वेश्चन का आंसर लगाने की कोशिश करिए। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, जस्टिस द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू तो ऐसे भी प्रेसिडेंट है, आगे जस्टिस कैसे लग गया, ये ऑप्शन ऐसे गलत है। एक बार कोशिश कीजिए इसका आंसर देने का। नालसा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। आखिर ये है क्या, ये एक इनिशिएटिव है, और एक इनिशिएटिव क्या है, ये प्रॉपर अब तो एक्ट है। 1987 में एक लीगल सर्विस एक्ट लाया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है सोसाइटीज में, या फिर कोई महिलाएं है, या फिर किसी भी तरह से समाज में वंचित लोग हैं, और वह इतना कैपेबल नहीं है कि अपना लीगल जो केसेस हैं, जो भी केसेस हैं या फिर उन पे लीगल वर्क्स है, और खुद से वह हैंडल नहीं कर पा रही है, इतने फाइनेंशियली उसको हैंडल नहीं कर पा रही है, तो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसकी सारी मदद करेगी। फ्री में उसको लीगल एड दिया जाएगा, कंसल्टेंसी दिया जाएगा, लॉयर तक प्रोवाइड किया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी उससे। और भी सारे जितने भी
कोर्ट्स में ना कुछ कुछ फीस, स्टैम्प्स ड्यूटी, ये सारे फीस लिए जाते हैं तो उनकी बहुत कम होती है या फिर फ्री ही होती है। तो इसी चीज को ध्यान रखते हुए नालसा बनाया गया। तो नालसा जो है नेशनल लेवल पे, यानी नेशनल लेवल पे कहने का मतलब है पूरे होल इंडिया में है नालसा, यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और स्टेट्स की भी है, कोर्ट्स है, तो वहां पे कैसे अप्लाई होगा, वहां पे होगा SLSA होता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होते हैं। ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज होती है, हर जगह होता है। और नालसा उसको पूरा का पूरा ये करते हैं, उसको देखते हैं, देखरेख करते हैं। और इस बार एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसको बनाया गया है, जस्टिस विक्रम नाथ को। तो याद रहेगा आपको, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि वीकर सेक्शन या फिर वंचित लोग, महिलाएं, कुछ बुजुर्ग या फिर ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो किसी तरह से वंचित है और ऐसा कैपेबल नहीं है कि वो फाइनेंशियली हैंडल कर पाए अपने केस को, और उनको फ्री लीगल एड चाहिए, तो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको प्रोवाइड करती है। ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में भी होते हैं, स्टेट्स में भी होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, विच ट्रीज आउटलाइन इज फीचर्ड ऑन द, देखिए वेयर नहीं, which tree outline is featured on the sacred flag hosted atop the Ram Temple by PM नरेंद्र मोदी on 25 नवंबर 2025। अभी कल ही 25 नवंबर को ही राम मंदिर के ऊपर जो राम मंदिर का पूरा कंप्लीट हो गया है, जो कंस्ट्रक्शन था, तो उसके ऊपर एक ध्वजारोहण किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्वजारोहण किया, तो एक देखा गया कि वो ध्वज के ऊपर जय श्री राम तो लिखा ही हुआ, उसके साथ में एक ट्री है। उस ट्री का जो दिया गया कि वो ट्रीज का आउटलाइन जो बनाया गया आखिर क्या है और वो कहां से लिया गया और वो ट्री है कौन सी। तो आपके पास ऑप्शंस है, पीपल का ट्री, पारिजात ट्री, नीम की ट्री और कोविड्रा ट्री। तो इसका आंसर, हालांकि आपने सर्च करने की कोशिश भी की होगी आखिर ये ट्री है कौन सा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि कोविड, इसका आंसर हालांकि कोविडरा ट्री है। अभी कोविड्रा ट्री ही क्यों रखा गया उस फ्लैग में, तो ऐसा माना जाता है कि रामायण में या फिर जो ऋषियों के टाइम पे एक ऋषि कश्यप थे जिन्होंने ऐसे ट्री है एक, इसका जो फूल आप कहीं देखेंगे तो कुछ कुछ कचनार का जो फूल होता है उसके तरह मिलता है इसके पेड़ का। तो इस पेड़ की मान्यता यह है उस टाइम पे कि यह मतलब कुछ दवा मतलब या फिर लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, यानी उस टाइम पे एक दवा जैसा काम करता था। तो ये कोविड्रा ट्री रखा गया है उस फ्लैग में। अगला क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज proposed the Constitution 131st Amendment Act Bill 2025 to bring which Indian territory under Article 248। यानी एक क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में होम मिनिस्ट्री ने या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 131st अमेंडमेंट बिल लाया है, पार्लियामेंट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इसलिए ला रहे हैं ताकि जो आर्टिकल 240 है उससे एक यूनियन टेरिटरी को अपने कंट्रोल में ला दे। क्वेश्चन है आर्टिकल 240 है क्या, और 131st अमेंडमेंट बिल किस यूनियन टेरिटरीज को लेना चाहती है। तो इसका आंसर हालांकि चंडीगढ़ है। अब जानते हैं पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए आर्टिकल 240 में है क्या, कि आर्टिकल 240 में ये ऐसा है कि किसी भी यूनियन टेरिटरीज जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप या फिर ऐसे जम्मू एंड कश्मीर, हालांकि जम्मू एंड कश्मीर में तो वहां पे असेंबलीज हैं, यानी ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पे असेंबलीज नहीं है, जैसे अंडमान एंड निकोबार हो गया, तो और दादर नगर हवेली, ये सभी वहां पे भी स्टेट असेंबली शायद नहीं ही है। तो इनको क्या किया जाता है, आर्टिकल 240 की तरह डायरेक्ट प्रेसिडेंट द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इनको किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट या फिर स्टेट के जितने भी जैसे चंडीगढ़ है, यह इसके जितने भी रेगुलेशंस है पंजाब जो गवर्नमेंट की एक्ट है उसके थ्रू रूल किया जाता है। हालांकि ऑर्डर्स हालांकि पार्लियामेंट से देती है क्योंकि वो डायरेक्ट यूनियन टेरिटरीज के अंदर है, लेकिन वो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत काम कर रही है। तो अब आर्टिकल 240 के तहत यहाँ चंडीगढ़ में तो कोई स्टेट असेंबलीज है नहीं, क्योंकि वो तो कंबाइंड राजधानी है हरियाणा और पंजाब दोनों की। तो इसके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस यानी प्रशासनिक जितने भी कार्यवाही होंगी उसको केंद्र सरकार अपने हाथ में लेकर, यानी गृह मंत्रालय अपने हाथ में लेकर, और प्रेसिडेंट के रेगुलेशंस यानी प्रेसिडेंट हमेशा टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट करने के लिए, यानी वहां पे पीस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
सारा कुछ अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखेगी। तो आर्टिकल 240 इस बार जो 131st अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत आर्टिकल 240 के तहत चंडीगढ़ को हासिल करना चाहती है। हासिल करना मतलब उसको कंट्रोल करना चाहती है। तो यूनियन टेरिटरीज इस बार कौन सी है? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे वाज अवार्डेड द पद्म भूषण फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा इन व्हिच ईयर? यानी अभी हाल ही में धर्मेंद्र जो बहुत बड़े सुपरस्टार रहे हैं इंडियन सिनेमा के, उनकी जो मृत्यु हुई है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उनको किस ईयर में पद्म भूषण का अवार्ड मिला था। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही वो लेनर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर करंट अफेयर में है कि धर्मेंद्र जो बहुत बड़े एक्टर हैं उनकी सॉरी मृत्यु हुई है, तो आखिर उनको पद्म भूषण किस ईयर में मिला है, तो इसका आंसर एक बार आप सोचिए क्या होगा। इसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में एक बार देखिएगा क्या इसका आंसर है। इसका आंसर हालांकि 2012 है। 2012 में धर्मेंद्र जी को पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि पद्म भूषण का अवार्ड के प्रेसिडेंस में, मतलब अवार्ड के क्रम में कौन कितने नंबर पर है। जैसे हम कहते हैं भारत रत्न पहले नंबर पर है सिविलियन अवार्ड्स में, तो ऐसे ही बताना है कि आपको पद्म भूषण कितने नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द थीम ऑफ काशी तमिल संगम 4.0 बीइंग हेल्ड इन दिसंबर 2025? यानी काशी तमिल संगम 4.0 जो कि दिसंबर 2025 में होने हैं, तो इसका थीम क्या है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ए लर्न तमिल, तमिल करकलम, तमिल फॉर ऑल, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तमिल हेरिटेज एंड कल्चर। पहले एक बार जान लेते हैं तमिल संगम 4.0 क्या है। हालांकि तमिल काशी तमिल सम्मेलन जो है 4.0 लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला भी कुछ रहा होगा। तो काशी तमिल संगम जो पहली बार है ये 2021 में एक इनोवेशन आइडिया था प्रधानमंत्री मोदी जी का, ताकि एक जो एनसीएट में काशी और तमिल का जो लिंकेज रहा है उसके तहत कहा गया कि, और इनके एक इनिशिएटिव है सरकार की, एक राष्ट्र एक राष्ट्र एक विकसित भारत जैसा कुछ एक नारा है कि उसके तहत तमिल और काशी के जो सम्मेलन होते हैं, इसमें होता है क्या जनरली एजुकेशनलिस्ट जर्नलिस्ट बहुत बड़े हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है ना सब कुछ, तो सारे आइडियाज आते हैं, इनोवेशंस होते हैं, समिट्स होते हैं। तो इस बार जो संगम 4.0 हो रहा है दिसंबर 2025 में, इसका थीम रखा गया है लर्न तमिल, यानी तमिल सीखो, तमिल करकलम, ये कोई तमिल शब्द है, तमिल करकलम। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट टू द डेवलपमेंट इंडेक्स सीडीआई व्हाट इज द इंडियाज ओवरऑल रैंक? आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार 2025, जो कि सीडीआई 2025 के अनुसार इंडिया का ओवरऑल रैंक कितना है? ये रैंक्स वाला सवाल बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा। तो इंडिया का रैंक कौन सा है? 36। इंडिया का कमिटमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में 36 रैंक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले सेक्शन में। अगला सेक्शन है हमारा टॉपिक ऑफ द डे। जब हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम आपको टॉपिक ऑफ द डे, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक जो न्यूज में है उसको हम पढ़ेंगे। आज न्यूज में क्या है? वोटिंग इन इंडिया। न्यूज में तो ऐसे भी है क्योंकि वोटिंग अभी जस्ट हुए हैं, बिहार इलेक्शंस हुए हैं। और न्यूज में होने की एक और वजह क्या है कि गवर्नमेंट, ये जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि जो वोटिंग का अधिकार है, राइट टू वोट है, वोटिंग का अधिकार जो है वो डिफरेंट है। कैसे? फ्रीडम ऑफ वोटिंग से। यानी किसी व्यक्ति के पास वोट का अधिकार है, इसका मतलब क्योंकि उसके पास कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब कौन वोटर हो सकते हैं, उसकी क्राइटेरिया है हमारे संविधान में कि कोई भी व्यक्ति 18 या 18 साल से ऊपर का होगा, उसका नाम इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, उसके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के लिए, तो ही वो व्यक्ति राइट टू वोट मतलब का अधिकार करेगा, यानी वो वोट दे सकता है। लेकिन हर कोई कहे कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ वोटिंग है, यानी मैं जब चाहूं जिस तरह से चाहूं वोटिंग कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कोई फ्रीडम वोटिंग के नाम पे ये कह दे कि मैं बिहार का नागरिक हूं लेकिन मैं यूपी के वाले में वोट दूंगा क्योंकि मेरे पास फ्रीडम ऑफ वोटिंग है। ये डिफरेंट है राइट टू वोट से, क्योंकि इलेक्टोरल रोल में बस एक ही जगह से आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन वहीं से आप वोट डाल सकते हैं। तो कैसे होगा ये? फ्रीडम ऑफ वोटिंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास वोटिंग करने की फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, किसी भी एज में कर सकते हैं और आपके क्राइटेरिया कुछ फॉलो नहीं होगा।
लेकिन राइट टू वोट का मतलब है, यह स्पेशली कहा गया है और ये लीगल राइट्स है, स्टैट्यूटरी राइट्स है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास वोटिंग का अधिकार दिया गया है तो कुछ क्राइटेरिया है, कुछ ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास जिसकी वजह से अधिकार दिया गया है। और क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं संविधान के अनुसार? कि आपकी उम्र 18 या 18 साल से ज्यादा हो, आपका नाम इलेक्टोरल रोल में है, और इलेक्टोरल रोल में शामिल होने के लिए भी आपके पास जो क्राइटेरिया है, जैसे आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, आप उस कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हो, आपका नाम, जैसे और भी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स जो जो चीज लगते हैं वो सारी चीजें हो। तो सुप्रीम कोर्ट को इंडियन गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि राइट टू वोट अलग है और फ्रीडम ऑफ वोटिंग बिल्कुल ही अलग है। और ये बोला कब है? किसी एक पेटिशंस डाले गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि अनकंटेस्टेड इलेक्शन प्रोविजंस जो है आरपी अंदर, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के 1961 में जो एक पेटिशन डाला गया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का ये आर्गुमेंट था। अब हम जान लेते हैं वोटिंग इन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में सारा कुछ डिटेल्स। देखिए, सबसे पहली बात तो आखिर वोटिंग का कॉन्स्टिट्यूशन बैकिंग है क्या? बैकिंग मतलब संवैधानिक रूप से जो वोटिंग है उसकी लीगल अथॉरिटी क्या है, मतलब उसका कितना वैलिड है, सारा कुछ अगर देखने की कोशिश करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो राइट टू वोट जो है, मतलब वोटिंग का अधिकार जो है, आर्टिकल 326 में दिया गया है। और ये दिखाता क्या है कि आपका डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में आपकी पार्टिसिपेशन, यानी आपका योगदान डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में कैसे है, वह आर्टिकल 326 के राइट टू वोट से पता चलता है। और यह जो राइट है, जो अधिकार है, वो स्टैट्यूटरी है, ना कि फंडामेंटल राइट है। अगर फंडामेंटल राइट होगा तब तो ऑब्वियसली कोई भी व्यक्ति कह देगा कि 18 साल का नहीं हुआ वो भी कह देगा कि मेरे पास राइट टू वोट का अधिकार है, और कोई ये भी कह देगा कि मैं 10 जगह दे दूंगा, 15 जगह दे दूंगा। लेकिन यह स्टैट्यूटरी राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 324 और 329 जो है इलेक्शन कमीशन के गठन की बात करता है, और फ्रेमवर्क, जो इलेक्शन कराने का जो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके जो फ्रेमवर्क है उसकी भी बात करता है। 324 में इलेक्शन कमीशन के गठन की बात है, और 329 में जो कैसे होगा इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन के पावर कैसे हैं, पूरा रेगुलेशन कैसा है, सारा कुछ आर्टिकल 329 में लिखा गया है। आर्टिकल 325 ये गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को जिसको एलिजिबिलिटी प्रॉपर है कि 18 साल का हो गया है, उसको वोट का अधिकार दिया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी भेदभाव के। किस किस भेदभाव पे? कि वो किस धर्म का है, किस जात का है, किस रेस का है और किस जेंडर का है, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर उसके पास सारी की सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उसे वोटिंग का अधिकार है, उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 325 एक्सप्लिसिटली ये बात कहता है। और मिनिमम वोट एज क्या है? 18 साल। और ये पहले 21 साल था, लेकिन 61वां जो संशोधन हुआ था हमारे कानून में, उसने 21 साल को घटा के 18 साल कर दिया था राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम पे 1988 में। और आर्टिकल 327 और 328 जो है वो इंपावर करता है पार्लियामेंट लेजिस्लेटर को कि इलेक्शन प्रोसीजर और रेगुलेशंस को देख सके। ये देखिए, आर्टिकल जो 327 और 328 है, वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को शक्ति देता है कि वह इलेक्शन प्रोसीजर और रेगुलेशन को हैंडल कर सके, सब कुछ देख सके। कौन सा आर्टिकल है? ध्यान से रखिएगा, आर्टिकल 327 और 328। अभी तक आपने कौन कौन सा आर्टिकल याद कर लिया? 324, 325, 326, 327, 328। ये चारों आर्टिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वोटिंग सिस्टम ही अभी, मतलब सारा कुछ वोटिंग ही चल रहा था, इलेक्शन ही चल रहा था, तो याद रखिएगा। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि वोटिंग और राइट का जो नेचर क्या है। वोटिंग राइट जो है, बिल्कुल ही शुरुआत में मैंने बताया था कि ये स्टैट्यूटरी राइट है, यह लीगल राइट है, आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है। और यह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया गया है। अगर फंडामेंटल राइट होता तो आर्टिकल 14 से जो 18, यानी 12 से 35 जो टोटल पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, उसी में जिक्र होता। और स्टैट्यूटरी राइट है तो किसी एक एक्ट के तहत वो राइट दिया गया है, इसीलिए यह स्टैट्यूटरी राइट है।
ऐसे ये लीगल राइट भी है आपके, मतलब आपके पास सारी एलिजिबिलिटी है, तो आप ऑब्वियसली आप लीगल राइट्स के तहत आप वोट डाल सकते हैं। और फंडामेंटल राइट्स नहीं है ये। और कुछ जैसे एक नोटा का भी कंडीशन, एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो नोटा का ऑप्शन है, आप लास्ट में ईवीएम के बिल्कुल लास्ट में नोटा का बटन है, नोटा दबाइए, आपको कोई कैंडिडेट नहीं है। लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि अगर मान लो कभी नोटा ही सबसे ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, जो नोटा के बाद सेकंड वाला जो सबसे जिसको ज्यादा वोट मिला वो व्यक्ति डिक्लेयर हो जाएगा। तो बहुत लोग ये भी कहते हैं कि नोटा का एग्जिस्टेंस क्या, लेकिन नोटा का वोट डालने से ये होगा कि जिस व्यक्ति को वह पार्टी जो नापसंद है उसकी तो जीत नहीं होगी, ये भी है। और जुडिशियल प्रेसिडेंस देख ले तो एनपी पुन्नुस्वामी, ज्योति बासु, ये सारे केसेस में तो इलेक्शन का ये और वोटिंग का पूरा जिक्र है भी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने बता ही दिया था आपको कि क्या क्या है। कोई भी 18 साल का व्यक्ति इंडियन सिटीजन होगा, उसको कोई किसी भी तरीके से वोट डालने का अधिकार है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जैसे बात करें। और वोटिंग प्रोसेस क्या है, पोलिंग डे के अंदर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, इंक मार्किंग सबके, यानी आप वोट डाले जाते हैं तो वोट दिया, उसके बाद आजकल तो वीवीपैट का भी जमाना, आपको स्लिप भी दिया जाता है कि हाँ आपने किसको वोट दिया है। उसके बाद एक मार्किंग दी जाती है इंक से। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर वो इंक जो है वो किस मतलब कौन सा केमिकल उसमें रखा होता है कि लगभग 3-4 दिन तक वो ऐसे ही चिपका हुआ रहता है। तो स्याही लगा दी जाती है ताकि आपने वोट दे दिया है, फिर दोबारा वोट करने ना आ जाए, इसकी वजह से वीवीपैट सिस्टम भी आ चुका है। और स्पेशल वोटिंग मेजर्स, यानी कुछ कुछ स्पेशल वोटिंग हो, जैसे पोस्टल बैलेट्स। आप बहुत बार न्यूज में देखते होंगे काउंटिंग वाले दिन कि अभी पोस्टल बैलेट्स खुला है, पोस्टल बैलेट्स खुला है, अभी असली बॉक्स तो खुला ही नहीं है। तो पोस्टल बैलेट्स होता क्या है कि कुछ ऐसे व्यक्ति, कुछ ऐसे जो केंद्रीय कर्मचारी है, राज्य कर्मचारी है, जो कहीं दूसरी जगह पोस्टेड है, इलेक्शन की ड्यूटी पे ही है मान लो, या फिर केंद्र सरकार के या फिर राज्य सरकार के इंपॉर्टेंट ड्यूटीज में है। जैसे मान लीजिए कोई डिफेंस वाला व्यक्ति है और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, तो बॉर्डर छोड़ के वोट देने तो आएगा नहीं, तो उनके लिए एक प्रोविजन है कि आप पोस्टल बैलेट, आप अपना वोट पोस्ट ऑफिस द्वारा, पोस्टल द्वारा आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में भेज दीजिए, इलेक्शन कमीशन उसको काउंट कर लिया जाएगा। तो पोस्टल बैलेट का भी है। एक प्रॉक्सी वोटिंग भी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खुद वोटिंग देने पहुंच नहीं सकते हैं, तो उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आके उसका रिप्रेजेंटेटिव वोट देता है, ये भी एक ऑप्शन होता है। नोटा का तो बात हो ही चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में उसके गठन की बात है, सारे कुछ पावर फंक्शन की बात हमने बात कर लिया। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है कि फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन को कंडक्ट करना इनकी ड्यूटी है। राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोट की बात हमने कर ही ली। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, यानी एन पुन्ना स्वामी जो 1952 में जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोटिंग है वो स्टेचुररी है और लिमिटेड है कानून द्वारा। और ज्योति बासु 1982 में कह दिया गया कि वोटिंग जो है एक फंडामेंटल राइट नहीं है, वह एक लीगल इंटाइटलमेंट है। कुलदीप नैयर में तो स्टेचुररी नेचर ऑफ वोटिंग का भी कंफर्मेशन दे दिया गया। और आज बाला 2025 कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन जो है, राइट टू वोट जो है वो लीगल और सर्विक रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है साथ में। चलिए अब अगला हम अपना जो टॉपिक चलते हैं उसका नाम है मैप ऑफ द डे भारत। यानी भारत में कोई ऐसा जगह जो न्यूज में हो, उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे जो न्यूज में है वो है एक सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप एक बार ध्यान लगाइए कि रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ। मैप को पढ़ने का, यार मैप को लोकेशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार आप एटलस में या फिर गूगल अर्थ या किसी भी तरीके का अगर डिजिटल भी मैप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार खुद से उस लोकेशन को देखिए। कोई टीचर पढ़ा रहा है उसकी लोकेशन, आप तो उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, आप खुद से एक बार देखिए तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। आप एक बार सोचिए यहाँ पे रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। यहाँ पे है रत्नमहल स्लोथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी का ही नाम है एक तरह से। और ये न्यूज में क्या है कि एक टाइगर है, वो अभी स्पॉट किया गया है गुजरात के रत्नामहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और 1989 के बाद 1981 को तो पहला ऐसा ही साइन मिला है कि कोई एक टाइगर है वहां पे, ठीक। और रत्नामहल वाइल्ड सेंचुरी जो है वो एक मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट एरिया है, जो 55.6.5 किलोमीटर के स्क्वायर में फैला है और दाहोद डिस्ट्रिक्ट
गुजरात के ऑन द गुजरात एमपी बॉर्डर पे दाहोद डिस्ट्रिक्ट पे है ये, और 1982 में ये एस्टेब्लिश किया गया था रत्नमहल सेंचुरी में, और काठियावाड़ गिर इको रीजन के ठीक बीच में है ये। नोन फॉर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट डिवर्सिटी, यानी ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट उसका जो डाइवर्सिटी है वो देखने को मिलता है रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और झाबुआ काठियावाड़ा रीजन में है मध्य प्रदेश के, और ये दोनों ही टाइगर ऑकरेंस की वजह से फेमस रहा है कभी भी मतलब पुराने जमाने में। और इसको रत्ना महल स्लोथ बियर सेंचुरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा स्लोथ बियर आपको देखने मिलेगा एक सिंगल प्रोटेक्टेड एरिया में, यानी सबसे ज्यादा स्लोथ बियर एक सिंगल प्रोटेक्टेड एरिया में कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो नाम से कह दीजिएगा रत्नमहल स्लोथ बियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में है। और ये हालांकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास ही है। महुआ ट्री, जामुन की ट्री और बैम्बू ब्रेक्स जो है इस एरिया में ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसीलिए स्लोथ बियर को ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि ये लोग हमेशा ऊपर ऊपर ही मतलब अ, इस जगह से नीचे जल्दी आना नहीं चाहते हैं, पेड़ पे ही हमेशा रहते हैं। और स्लोथ बियर के बारे में कहा जाता है कि बहुत आलसी होते हैं, वो एक जगह बैठ गए तो एक एक दो दो दिन तीन दिन चार दिन कहीं से हटते नहीं है, इतने आलसी होते हैं स्लोथ बियर्स। और यहाँ पे एक और भी की मैमल्स क्या कौन कौन से मिलेंगे, स्लोथ बियर हमने बात कर लिया, इंडियन लेपर्ड भी मिलेंगे और स्ट्रिप्ड हाइना भी मिलेंगे। और अदर फौना भी देख ले तो गोल्डन जैकल, फोर हॉर्नड एंटीलोप, जंगल कैट और स्लोथ बियर तो हमने बात कर ही ली। और अभी हाल ही में जो कहा था ना कि न्यूज में क्यों है, क्योंकि वहां पे एक टाइगर को नोटिस किया गया है, जो कि 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। और रेप्टाइल स्पीसीज में कौन सा आपको मिलेगा वहां पे, इंडियन कोबरा, सॉ स्केल्ड वाइपर और बॉम्बू पिट वाइपर, ये सारे सांप जैसे ही वाइपर्स हैं। और पर जो पनान रिवर है आप वहां पे एक एक अलग सा एक कैचमेंट बनाता है प्रॉपर, ताकि वहां पे वाटर हो और इरिगेशन हो, मतलब वाटर रिटेंशन, मतलब प्रॉपर एक पानी की व्यवस्था है वहां पे, इरिगेशन हो सके और हाइड्रोलॉजिकल स्टेबिलिटी बना रहे उस रीजन में। और ये एक जो ये सेंचुरी जो है एक गुजरात और सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप के बीच में एक कॉरिडोर जैसा बनाता है। जैसे गुजरात का अगर आप मैप देखेंगे तो बिल्कुल सी की तरफ है, तो लेकिन ये यहाँ पे जो इसका लोकेशन है वो सेंट्रल इंडिया का ठीक एक जोड़ने का काम करता है ये रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यह देवगढ़, बड़िया और छोटा उदयपुर रीजन के बीच में रहता है, ट्राइबल कम्युनिटीज है यहाँ पे ज्यादातर, और ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो ये था हमारा रत्नमहल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वर्ल्ड के हिसाब से आज मैप ऑफ द वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी जगह है, शीशेलिस आइलैंड। शीशेलिस आइलैंड आप आपको देखना हो तो अगर अफ्रीका का मैप आप देखेंगे, ये रहा अफ्रीका का मैप, और ये मेडागास्कर है, ठीक उसके ऊपर में लगभग छोटे 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 आइलैंड्स हैं, लगभग 115 आइलैंड्स है वहां पे ऐसे ऐसे, और उसी ग्रुप्स को एक बार शीशेलिस बोल दिया जाता है। और ये शीशेली आइलैंड जो है ये रिपब्लिक है लगभग 115 आइलैंड्स में, 115 आइलैंड है जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशियंस में आपको मिलेंगे। और इसकी कैपिटल कहाँ है, विक्टोरिया, और ये माहे आइलैंड पे है। एक आइलैंड इंडिया में भी है माहे, वो नहीं ध्यान रखना, ये माहे दूसरे वाला है, ये वेस्टर्न पैसिफिक इंडियन ओशन में मिलेगा। और ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है। और नेशन जो है वो दो ग्रुप है वहां पे इस पूरे सिचिलीज में, माहे ग्रुप और कोरियालिन ग्रुप। और माहे जो है एक माउंटेनियस है और वहां पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलेगा। और हाईएस्ट पीक कौन सी है, मोरने शेशलिस, जो कि 905 मीटर है, और ग्रेनाइट माहे रीजन का पार्ट है। कोरलिन आइलैंड जो है वो फ्लैट है, वाटर स्कार्स है, और जो क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं, कहाँ पे, कोरलाइन आइलैंड्स पे। और सिसिली जो है लगभग 200 प्लांट की स्पीसीज वहां पे मिलेगी, जबकि 80 जो कि 80 तो अब एंडेमिक हो चुका है। फेमस कोकोडेमर, कोकोडेमर एक सी कोकोनट जैसा आप मान लीजिए, बहुत फेमस कोकोनट है वो, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए या फिर किसी तरह की दवा में बहुत ज्यादा काम आता है ये। वर्ल्ड लार्जेस्ट सीड है यहाँ पे। और यही दो, प्रासलिन और क्यूरियस, दो मेन आइलैंड है सिशलीज में, प्रासलिन और क्यूरियस वहीं पे पाया जाता है। कौन, कोकोडेमर, जो एक सी का कनट है, कोकोनट है। और एंडेमिक फ्लोरा जैसे कि स्क्रू पाइन्स, जेलीफिश ट्रीज आपको यहाँ पे मिलता है, और ये नेशनल कंजर्वेशन लॉज के अंदर प्रोटेक्टेड है वहां पे। अलाबेड्रा एटोल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। एटोल एक जैसा एक आइलैंड, मतलब एटोल एक एक तरह से एक लैंड डेल्टा जैसा ही कुछ होता है, जिसमें एक लेक जैसा फॉर्मेशन होता है एटोल का। कभी बढ़िया से जब हम इसके लेक के फॉर्मेशंस वगैरह देखेंगे उसमें एटोल भी बताएंगे आपको बढ़िया से।
वॉलेडम है और पर्सलेन जो प्रोडक्ट्स है वो ऑल 6 पेंडेमिक प्रेस्टीज जो है बिल्कुल कोकोडमर जैसा है, वो बिल्कुल अब खत्म होने पे ही है। क्वजिन आइलैंड जो यहाँ पे है एक बर्ड सेंचुरी है, जहाँ में बहुत बड़ा फेमस है, और ये सिसिलिस वार्बलर में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। और क्वजिन आइलैंड जो है कंबाइन है प्राइवेट इको रिसोर्स से और स्ट्रिक्ट कंजर्वेशन है टेरिस्ट और सी बर्ड्स के लिए, टॉर्टोइजेस एंड सी बर्ड्स के लिए। बर्ड आइलैंड जो है वहां पर लगभग बहुत सारे मिलियंस ऑफ टर्न्स आते हैं और अदर माइग्रेटरी सी बर्ड्स भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। और सीलेंस का जो पॉपुलेशन है वो मेनली मिक्स डिसेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग इंटर मैरिज जो है बहुत ज्यादा होता है इस आइलैंड से उस आइलैंड, तो मिक्स डिसेंट के लोग हैं। मदर टंग यहाँ पे क्रियोले है, सेसलेवा जैसा एक भाषा होगी, और वाइडली स्पोकन अलोंगसाइड इंग्लिश और फ्रेंच। इंग्लिश और फ्रेंच तो बोला ही जाता है, लेकिन जो मदर टंग है वह क्रियोले है। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह से कि सेशेलिस की जो मदर टंग कौन सी है, तो क्रियोले है। और ऐसा बोल दिया जाए कि इन दोनों कुछ ऐसे दो लैंग्वेज जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली बोले जाते हैं, इसके अलावा तो इंग्लिश और फ्रेंच बोलना है। जो करेंसी है सेशेलिस की है, सेशेलिस रूपी है, जिसको SCR में एब्रिविएट किया जाता है। रूपी इंडिया से भी याद रहेगा, तो सेशेलिस रूपी याद रखना है। और ये जो आइलैंड है पूरा का पूरा अफ्रीकन यूनियन और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का पार्ट है। तो ये था मैप ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए क्वेश्चंस है, आप उसको सॉल्व कीजिए, खुद से एक बार देखिए। और ये जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, ये जो हमने करंट अफेयर किया उसी से ही वो GS के पार्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो उसमें अब क्वेश्चन दिया गया है, जैसे हमने आपको कहा था कि 131st अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताया कि जो करंट अफेयर में है कि केंद्र सरकार 131st अमेंडमेंट एक्ट लाने जा रही है, जिसके अंदर आर्टिकल 240 के तहत चंडीगढ़ को लाना चाह रही है अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर। तो इसी से ही आपको प्रॉपर एक GS का सवाल बनाया गया है। तो करंट अफेयर भी आपको सॉल्व हो गया, और अब आपको जनरल अवेयरनेस के तौर पे इस सवाल को सॉल्व करना है। अपने तैयारी को नापिए कितना आप गहराई में है। क्वेश्चंस आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लेफ्ट में ये रहा, सेंटर प्लान। फिर सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, और ये सेवंथ क्वेश्चन राइट साइड में, और एट्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आपको देख लीजिए, और एट्थ क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि यही सारे क्वेश्चंस भी है, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस पे जाके आप SSC और बैंकिंग का जो सेक्शन हो वहां पे जाके मल्टीपल क्वेश्चंस है, जिसमें डेली जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी एक डोमेन पे ही मिलेगा, इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे आपको, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, वन लाइनर्स तक याद करने का। और जो वन लाइनर्स में जो कुछ अवार्ड्स, बुक ऑथर्स, ऐसे बहुत सारे सेक्शंस पे आपको जिस तरह से मतलब आपको कंफर्टेबल हो, जिस सेक्शन में आपको MCQs लगाने हो, आप हमारे वेबसाइट पे जाइए और इन सभी सवालों को सॉल्व करके अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर हमारे अगले प्रोग्राम में डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।